हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में हम लोग हमारे केवीएस एनवीएस के टीयर 1 के लिए जो हमारी महामैराथन कर रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिन भी मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ी क्लास ली थी जिसके अंदर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। नाउ फ्रेंड्स, आज भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आपको मैं एक दो इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चंस बनने ही बनने, वो मैं आपको आज के आज याद करवा दूंगा। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना जल्दी और उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग आज यहाँ पर में कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे, जिन लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे और एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिएगा कि जी सर, सेशन को लाइक डन और शेयरिंग भी डन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एकदम स्पीड से हम लोग यहाँ पर में बढ़ेंगे। आप लोगों को बताना कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी लोग। भारतीय संविधान सभा के अंदर में, हमारे भारत की संविधान सभा के अंदर में टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 15 महिला सदस्य थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर में कितनी महिला सदस्य एक बार बता दीजिए। देखिए 299 मेंबर्स थे जो हमारी भारत की, आजाद भारत की, मतलब बंटवारे के बाद में जो भारत की संविधान सभा थी, 299 मेंबर्स थे, उसमें से केवल 15 महिलाएं। तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, ये इस तरीके से जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वाली 15 महिलाएं। ठीक है, ये 15 के 15 महिलाओं के ऊपर में एक वीडियो भी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध है। नाउ अब देखिए यहाँ पर में ये तुम्हारे चाचा की लड़की है जिसने 97th एकेडमी अवार्ड में लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किस फिल्म के लिए जीता है। आप लोगों को पता है मैं एक सेशन, एक सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने आप सब, हर एक स्टूडेंट को एक एडवाइस दी थी कि भाई जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुई है उनके सारे प्रीवियस ईयर, उनके सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लो और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लो। आपके क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। और मैंने पेड में स्टार्ट भी कर दिया आप लोगों को, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को। उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन ये भी याद करवाया था, सारे के सारे आपको करवा दिए थे। ठीक है, देखो बच्चों को याद, जो बच्चों को सेशन से याद आ गया हाथ ऊपर करके बता दीजिए प्लीज। तो 97th जो ऑस्कर अवार्ड है फ्रेंड्स, उसके अंदर में मिकी मेडिसन, ठीक है, एनोरा मूवी के लिए इनको मिला है। ओके, मिकी मेडिसन। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरी की पूरी लिस्ट है। एक बार मुझे हाथ ऊपर करके बताइए कितने लोग चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी लिस्ट और हर एक क्वेश्चन, मतलब जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैं आपको आज के आज अभी के अभी याद करवा दूं। मुझे हाथ बताइए, आज करके बताइए जल्दी से हाथ ऊपर करके। अगर आप चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को आज के आज याद करवा दूंगा। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एनोरा को मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, लीडिंग रोल के लिए एनोरा मूवी के अंदर में मिकी मेडिसन है, इनको मिला है। ठीक है, मिकी मेडिसन। बेस्ट एक्ट्रेस का रोल, लीडिंग रोल के अंदर में, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्शन का, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का सारा याद करा दूंगा। अगर आप यहाँ पर में चाहते हो, जैसे ही हमारे 1000 बच्चे लाइव यहाँ पर में कंप्लीट होंगे मैं आपको पूरा का पूरा याद करा दूंगा। जैसे ही हमारे यहाँ पर में 1500 बच्चे कंप्लीट होंगे मैं आप लोगों को इंटरिम गवर्नमेंट के सारे, जैसे बाबू जगजीवन राम, ठीक है, लेबर मिनिस्टर थे, ठीक है, हमारे भारत के खाद्य और उद्योग, खाद्य मंत्री कौन थे, फूड एंड जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शिक्षा और कला मंत्री कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट के, इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना कब हुई थी, इंटरिम गवर्नमेंट के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, संचार और जो है सूचना विभाग किसके पास में था, सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से। अगर आप लोग बोलोगे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इंटरिम गवर्नमेंट में, सारा याद करवा दूंगा और आज आपको याद होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं याद करा दूंगा। तो जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है फ्रेंड, देखिए आप लोगों ने याद रखना है, हमारे भारत की संविधान सभा के अंदर में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब हर कोई किसी ना किसी प्रांत से चुनकर आया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बंगाल से चुनकर आए थे। ठीक है, तो जैसे मैंने बंगाल बोला, आप देखिए कुछ लोग ए आंसर लगा देंगे, लेकिन मैं फिर से बता दूं आपको, मैंने क्लास में भी जब मैंने पढ़ा रहा था संविधान सभा उसमें भी बताया था कि वो बंगाल से चुनकर गए थे, ना कि पश्चिम बंगाल से। बंगाल से, पश्चिम बंगाल तो था ही नहीं ना जब चुनाव हुआ था। तो बंगाल से फिर पश्चिम बंगाल अलग जब हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जब बना पूर्वी बंगाल से अलग होकर, तो उनकी सीट जो है पाकिस्तान में चली गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जहां से चुनकर आए थे, जिस एरिया से, उनकी सीट चली गई थी पाकिस्तान में, तो टेक्निकली वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। ठीक है, तो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया वहां से और फिर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से वापस से चुनकर गए। तो वो बाद में बॉम्बे से चुनकर गए थे और बाकी का पूरा जो मेन काम था वो उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सदस्य के रूप में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो चुनकर गए, वो बॉम्बे जो आज महाराष्ट्र बनता है, महाराष्ट्र, ठीक है, वहां से जो चुनकर गए तब उन्होंने बाकी का काम कंप्लीट किया।
तो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, प्लीज याद रख लेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, परमानेंट सेटलमेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन DSSB पीजीटी में भी आया था, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है। ओके तो परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था, जल्दी बताइए। मैंने आप लोगों को बोला है कि सारा का सारा आप लोगों का ऑस्कर जितना भी है, ऑस्कर 2025, अगर आप बोलोगे कि नोबेल याद करा दीजिए सर, तो मैं नोबेल के भी आपको सारे के सारे याद करवा दूंगा, नोबेल भी, ठीक है, ऐसे ही। ओके तो जल्दी से हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर देगा और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देगा। नाउ देखिए यहाँ पर मैं हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या चीज है आप लोग समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में बेसिकली ये था कि अगर कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मैं बंगाल बिहार और उड़ीसा के इलाके के अंदर में था, अगर कोई एरिया है तो हम उस एरिया में एक जमींदार नियुक्त करेंगे। जमींदार, ये जमींदार उस पूरे एरिया का मालिक रहेगा और वहां के किसानों से टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों को लाकर देगा। तो जमींदार बिचौलिया था जो लेकर आता था पैसे और लाकर देता था। अब कितना पैसा वो खुद रखेगा और कितना अंग्रेजों को देगा वो परमानेंटली डिसाइडेड था, वो रेशियो डिसाइडेड था। तो जब वो परमानेंटली डिसाइडेड था कि कितना पैसा अंग्रेजों को देना पड़ेगा, कितना जमींदार रखेगा, ठीक है, इसी वजह से इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये 1792 की बात है, ये भी याद रख लीजिए आप सभी के सभी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड्स, यहां पर में कि परमानेंट सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जमींदारी सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं आप लोग, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो 1792 के अंदर में उन्होंने इसकी घोषणा की थी और इसको लागू किया था 1793 से। ओके 1792 के अंदर में घोषणा करके 1793 के अंदर में से उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ओके भारत की और कहां पर में लागू हुआ था ये भी याद रखना है, बंगाल बिहार और उड़ीसा के इलाके के अंदर में। नाउ भारत की संविधान सभा का गठन हुआ कब, भारत की संविधान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 1946 के अंदर में। तो 1946 में किसकी सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। देखिए भारत में जो है फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था भारत में। इस कैबिनेट मिशन में टॉप 3 मंत्री थे, ठीक है, ब्रिटेन की उस समय की सरकार के 3 मंत्री। भारत में पहुंचने के बाद में उनका जो मिशन था वो ये था कि भाई हम भारत में ये देखें कि क्या भारत को आजादी दी जा सकती है, एक देश आजाद होगा या एक से ज्यादा देश आजाद होंगे, संविधान सभा बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। इन सारी चीजों को लेकर 24 मार्च 1946 से इन्होंने भारत के अंदर, जब ये आया भारत के अंदर में, तब से उन्होंने कई सारी बैठक की, भारत के नेताओं से मिले, भारत का दौरा किया अलग अलग जगहों में, और फाइनली 16 मई 1946 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में 16 मई 1946 की जो रिपोर्ट थी उसमें था कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए। तो भारत के लिए संविधान सभा बनाई गई थी इस कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये आप लोग मेरे को कमेंट करके आंसर कर बताइए जल्दी से। संविधान सभा की पहली बैठक, फास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम बौद्ध परिषद निम्नलिखित में से किस राजा के संरक्षण में आयोजित की गई थी, ठीक है, पहली बौद्ध परिषद। बहुत बढ़िया फ्रेंड, 500 देखिए हम लोग एकदम स्पीड में जो है 10 मिनट से भी अंदर के अंदर में हम लोग 500 प्लस लाइव यहाँ पर में हो चुके हैं। जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैंने आप लोगों को ऑस्कर के सारे अवार्ड याद करवाने हैं, नोबेल के भी अगर आप बोलोगे, और इंटरिम गवर्नमेंट भी याद करा दूंगा जैसे ही हमारे 1000 प्लस लाइव यहाँ पर में हो जाएंगे। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से कर दीजिए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके समय काल के अंदर में हुई थी, तो अगर आप बोलते हो तो मैं चारों के चारों बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों को याद करवा देता हूँ। देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पहली बौद्ध परिषद, ठीक है, ये आयोजित हुई थी अजात शत्रु के समय में, ठीक है, कहां पर में हुई थी, राजगृह के अंदर में, ठीक है, राजगृह, जिसको राजगीर के नाम से भी जानते हो आप लोग आज, ठीक है, राजगृह या गिरिव्रज भी बोलते हैं इसको, अजात शत्रु के समय में हुई थी। और एक और चीज आप लोगों से ये बोला जा सकता है कि ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई थी आप लोगों की, ठीक है, उस समय में इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, महाकश्यप।
इसी समय में विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है कंपाइल किए गए थे। त्रिपिटक में से 2 पिटक इसी समय में बनाए गए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, तो अजात शत्रु के समय में, ठीक है, पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई। ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है, राजगृह के अंदर में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। दूसरी वाली आयोजित हुई थी काल अशोका के समय में, सर्वकामी, या इसको सभाकामी के नाम से भी जाना जाता है, इनको सभा कामी। ठीक है, सभा कामी वैशाली में आयोजित हुई थी। तीसरी जो बौद्ध परिषद है फ्रेंड्स, इसमें ये अशोका के समय में हुई थी, मोगलीपुत्र तिस्सा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और पाटलिपुत्र में ये आयोजित हुई थी। अभिधम्म पीठक जो तीसरा वाला पीठक है वो इसके अंदर में बनाया गया था। तो त्रिपीठक कंप्लीट हो गए। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क ने आयोजित करवाई थी कश्मीर में, कुंडल वन के अंदर में, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में, हिनायान और महायान में टूट गया था। तो इसका आंसर जल्दी से करेंगे आप सभी के सभी। सभी बताइए इसका आंसर क्या है भाई। पहली वाली बौद्ध परिषद, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजात शत्रु के समय में आयोजित हुई थी, राजगृह के अंदर में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा जल्दी से लिख देगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को। क्या इसको भी आप लोगों के मेमोराइजर में डाल दिया जाए? जल्दी बताइए मुझे, इसको भी डाल दे पूरा का पूरा मेमोराइजर के अंदर में? अगर आप बोलते हो तो डाल देते इसको। ओके, ये सारी, ये पूरी की पूरी चीज आप लोगों को याद हो जाएगी। ओके, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, आप लोगों को पढ़ाते समय मैं इसको मेमोराइजर में डाल देता हूँ, आप लोगों को एक टेस्ट भी ले लूंगा मैं फेस के। मोहनजोदाड़ो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, कौन से नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदाड़ो? जल्दी बताइए, मोहनजोदारो कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदारो एक हड़प्पन सभ्यता के समय का शहर है। इसका मोहनजोदारो का मतलब भी होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों, मृतकों का टीला। ठीक है, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, तो माउंट ऑफ डेड इसको बोला जाता है, इसका मतलब होता है एक्चुअल में मोहनजोदाड़ो का। ये आप लोगों को सिंधु नदी, जो ओरिजिनल जो इंडस नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ है ये। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर पाकिस्तान में मिलेगा आपको ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला शहर। ये देखिए, ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है, सिंधु नदी के राइट हैंड साइड के अंदर में। और वही मैं बात करूं फ्रेंड्स, हड़प्पा नाम का जो शहर था वो रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड में। और सबसे पहला जो शहर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा था। ठीक है, फिर बाद में मोहनजोदारो खोजा गया। ठीक है, तो ये हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, लोथल, ये सब क्या है आपके, ये हड़प्पा सभ्यता के शहर है। ठीक है, चलिए, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि संविधान सभा का निर्माण किसके तहत हुआ था। तो संविधान सभा, जिसको बहुत ज्यादा जो है वो हिंदी का मतलब मान लीजिए कि उसने घुट्टी पीवी हो, तो संविधान सभा को संविधान निर्मात्री परिषद भी बोल देता है एग्जामिनर कई बार। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, संविधान निर्मात्री परिषद, ठीक है, किसके किसके रिकमेंडेशन पर बनी थी? कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर बनी थी। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था भाइयों? 24 मार्च को आया था, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसी की सिफारिश पर संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा का गठन हुआ भारत के अंदर में। हर एक व्यक्ति, ठीक है, कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो 389 मेंबर थे ओरिजिनली बंटवारे के पहले। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का जो है नेतृत्व कर रहा था। या फिर आप बोल सकते हो 10 लाख मतलब होता है 1 मिलियन, तो हर एक व्यक्ति 1 मिलियन। ये आपका जो लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है, जिसको क्वालिटी के लिए रेफरेंस के रूप में माना जाता है, अगर क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर ने तो वहीं से बनाएगा। मैं आपको बता दूं उसके अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है, और आप देख सकते हो पहले भी वहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो 10 लाख लोगों के ऊपर में 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर रहा था संविधान सभा के अंदर में ऑन एन एवरेज। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? अब देखिए, संविधान सभा काम कर रही है तो भाई काम कैसे करना है? आके बैठ गए यहाँ पर मैं संविधान सभा में। और बहन कहाँ से आई हो तुम? अच्छा, तुम यूनाइटेड प्रोविंस से आई हो? नहीं, मैं तो मद्रास से आई हूँ। अच्छा, तुम कहाँ से आई हो बहन? अच्छा अच्छा, वहां पर मैं यार वो आम का बहुत अच्छा पना बनता है वहां पर में, तुम्हारे इधर असम के अंदर में, मेरे को भी सिखाना। अब पता चले कोई काम धंधा नहीं, पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपस में ऐसी बातें होती रहेंगी। ठीक है, लड़के अपनी अलग बातें कर रहे हैं यहाँ पर, मैं पता है हॉकी के अंदर में क्या गोल मारा उन्होंने। ठीक है, मोहन बगान की टीम ने खेली। अरे कुछ पता तो होना चाहिए भाई, एक स्ट्रीम लाइंड होना चाहिए काम, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो ये चीज का काम था। संवैधानिक सलाहकार जो थे, जो गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से आगे प्रोसेस बढ़नी चाहिए, वो थे BN राव। ठीक है, BN राव, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि BN राव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारत के संविधान सभा को का काम आसान कर दिया था, पहला रफ ड्राफ्ट बना के।
तो संविधान सभा का पहला रफ ड्राफ्ट किसने बनाया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, पहला रफ ड्राफ्ट इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, पहला प्रारूप या फर्स्ट ड्राफ्ट भी बोल सकते हो, रफ ड्राफ्ट था। ठीक है, बी एन राव ने जो बनाया, तो बी एन राव ने जब उसको दिया, ठीक है, तो उससे हमारे भारत की जब बाद में 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को जब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की अध्यक्षता में, तो इन बी एन राव ने जो रफ ड्राफ्ट बनाया था उससे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी को बहुत ज्यादा मदद हुई। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया? एक्चुअली देखिए इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, जैसे गिरधर, क्या था वो, गिरधर धर घाट की कहानी थी ना वो, आयुष्मान। ठीक है, गिरधरधन घाट। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो, बात है 13 अक्टूबर की, 30 नहीं, 13 दिसंबर की 1946 में। वंस अपॉन अ टाइम इन 13 दिसंबर 1946 हमारे प्यारे चाचा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय की संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, इस संविधान सभा में हम क्या करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने एक उद्देश्य अपने हाथ में ले लेना है, जल्दी से जल्दी हम लोगों ने 1000 पार करना है, ताकि हम लोग जो है जो ऑस्कर है, इसके अलावा जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके सारे के सारे फैक्ट्स अभी के अभी याद रख सके। ये हमारा उद्देश्य है। जब तक हम यहाँ पर में ये टारगेट अचीव नहीं कर लेते, उठेंगे नहीं यहाँ पर में और लगे रहेंगे, बार बार शेयर करते रहेंगे, तो ये आप लोगों ने उद्देश्य ले लेना चाहिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इस पर काफी चर्चा हुई, और फाइनली ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है फ्रेंड्स, ये 22 जनवरी, ठीक है, 1947 को पास हो गया। मतलब लगभग लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास में लगा। ठीक है, इस पर डिस्कशन हुए और ये पास हो गया कि हाँ भाई अब हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश कब हुआ, पेश मतलब प्रस्तुत, और पास कब हो गया, पास मतलब भाई हाँ हो गया करके, अब हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, अब काम पे लगते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज ये तारीख थी 22 जनवरी 1947 की। तो 22 जनवरी 1947 को हमने एक उद्देश्य पारित किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के साथ में एक हमने शपथ ली कि इसकी भैंस का अंडा, ऑब्जेक्टिव तो हमारे डिसाइड हो गए हैं, अब हम लोग जब तक संविधान बनाते नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, संविधान बनाकर ही दम लेंगे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव पारित किया था हमने 22 जनवरी 1947 को, कसम खा ली थी। ठीक है, कि 22 जनवरी 1947 से कि भाई अब तो संविधान हम देकर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड हो गया हमारा। ओके, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में अब 299 लोग हैं, इन सभी लोगों को एक साथ लेकर हर एक मुद्दे के ऊपर में बैठकर बात करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या हुआ ना, यहाँ पर में समिति बना दी गई थी, अलग अलग छोटी छोटी सी कमिटीज। ठीक है, ये कमिटी का काम था। ठीक है, अलग अलग काम इनको दे दिए गए थे, उन पर विचार करके एक ड्राफ्ट लेकर आओ, फिर पूरा का पूरा संविधान सभा में उस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं लोगों में से कमिटीज बना दी गई थी। तो प्रांतीय संविधान, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट जो है यहाँ पर में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर प्रांत को संविधान की जरूरत पड़ती है तो वो संविधान कैसा रहेगा, इसका अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। वैसे एक ही प्रांत था केवल जिसके लिए संविधान बनाना पड़ा हमें, वो था जम्मू एंड कश्मीर। वो अब संविधान वो भी हट गया है, आपको पता है ना कि धारा 370 के तहत संविधान का अधिकार था जम्मू एंड कश्मीर को। तो वो प्रांतीय संविधान, अलग अलग प्रांत या कोई राज्य अगर उनके लिए संविधान की जरूरत पड़ती है तो क्या क्या उनके लिए प्रावधान रहेंगे। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनी थी प्रांतीय संविधान। केंद्रीय संविधान समिति की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में नियम, भाई संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी वो नियम बनाएंगे। ठीक है, संचालन भी राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। राज्यों के लिए अगर कोई समझौता करना है, कोई राज्य आ रहा था यहाँ पर में, मांडवली कर रहे थे वो अपन लोगों के साथ में, बोल रहे थे कि भाई देखो हम भारत के साथ में मिले या पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान ने तो हमको ये ऑफर दिया, जैसे मैं आपको बता दूं जोधपुर को एक ऑफर मिला था कि कराची पोर्ट उनको दे दिया जाएगा यूज करने के लिए, जोधपुर को ये ऑफर मिला था। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ, जोधपुर के जो उस समय के महाराजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्ट समय मांग लिया, उनकी इच्छा थी, हो सकता वो चले भी जाते उधर में, लेकिन उन्होंने समय मांग लिया, तो जिन्ना को आया गुस्सा, जिन्ना ने जो है वो ब्लैंक पेपर फाड़ दिया था।
ओके, अदरवाइज जोधपुर सोचो उधर जाता। तो ऐसे कई सारे राज्य थे जो समझौता कर रहे थे, उनकी अलग अलग शर्तें थी। तो यहाँ पर मैं राज्यों के लिए समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति जिसका काम था पूरा संविधान जो बन रहा है उसको कंपाइल करना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सलाहकार समिति जो थी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और अलग अलग जो है समितियां बनी थी, वो मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर प्रांतीय संविधान समिति या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बोला जाए, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, बताइए। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रोविंशियल बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अगर संघ संविधान समिति बोले जाए तो जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति का, ठीक है। चलिए, हम लोग बहुत पास में धीरे 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 पहुंचते जा रहे हैं फ्रेंड्स 1000 के तरफ में। तो जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर भी करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, ताकि ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं करवा सकूं। सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग, 1000 लाइक, 1000 लाइक का टारगेट है हमारा। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान के राज्य में के दौरान उनके राज्य की राजधानी कौन सी थी? जल्दी बताना है आप लोगों ने। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी, ठीक है, टीपू सुल्तान के समय में मैसूर राज्य की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर के अंदर में श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो है वो तैयार किया था, अभी आपको बताया मैंने कि फर्स्ट रफ ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया था बी एन राव ने। बाद में जो है फ्रेंड्स, जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में, वो बाद में बनी। पहला रफ ड्राफ्ट या पहला प्रारूप बी एन राव तैयार कर चुके थे, उन्होंने हेल्प की, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की, कि भाई देखो ये हमने रफ ड्राफ्ट बनाया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको एक्नॉलेज भी किया था अपनी स्पीच में, फाइनल स्पीच के अंदर में, कि बी एन राव का जो पहला ड्राफ्ट था वो हमारे को बहुत ज्यादा काम आया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी ये भी बताएंगे आप लोग। ड्राफ्टिंग कमेटी की डेट भी बताना है आप सभी लोगों ने। ड्राफ्टिंग कमेटी की डेट भी आप लोग बताएंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करूं फ्रेंड्स अगर आप लोगों से मैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके अंदर में 7 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया कब गया था? प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को इसको गठित गठित किया गया था। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, बन सकता है, प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग। नाउ, मूल अधिकार समिति, देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगे हमारे। फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों के लिए जो समिति बनाई गई थी, फंडामेंटल राइट्स लोगों को कौन कौन से मिलेंगे, हम भारतीयों को, ठीक है। तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और थी, माइनॉरिटीज के अधिकार क्या रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स के अधिकार क्या, फंडामेंटल राइट्स कौन से होंगे, और ट्राइबल एरियाज के अधिकार क्या रहेंगे, उसकी भी सदस्य, उसकी भी जो कमेटी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। मतलब मूल अधिकार, माइनॉरिटीज के अधिकार, ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, ट्राइबल लोगों के अधिकार, इन तीनों समिति के अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग पढ़िए और आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। इवन ट्राइबल कमेटी जो थी उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, अलग से एक बार फिर से क्वेश्चन आया, इसका आंसर करिए आप लोग। मूलाधिकार या मूलभूत अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लीज इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखिए, ठीक है। तो इनका इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार या मूलभूत अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हो गया था? तो हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा सिटीजनशिप वाला जो कंसेप्ट है, नागरिकता वाला कंसेप्ट, हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। वैसे हमारा पूरा ओवरऑल संविधान जो है लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बट कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। इसका मैंने उदाहरण कल रात में आप लोगों को, कल रात में 12 बजे मैंने आप लोगों की क्लास दी थी आर्टिकल्स वाली, याद है कितने बच्चे थे कल वाली क्लास में? मजा आया था आपको? आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 याद करवा दिया मैंने आपको, ठीक है।
वैसे ही आगे में भी आपको याद करवाऊंगा मैं। तो कल बताया था आपको कि नागरिकता वाला प्रावधान क्यों जरूरी था। तो नागरिकता वाला प्रावधान इसलिए जरूरी था कि गणतंत्र बनने के लिए, देखिए कितने सारे बच्चे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता भी रहे हैं कि वो थे मौजूद कल क्लास के अंदर में। तो फ्रेंड्स, संविधान अगर आपको बनना है, संविधान लागू करने से पहले, गणतंत्र बनने से पहले लोग तो होने चाहिए। तो लोग कौन रहेंगे? ठीक है, तो ये लोग कौन है? ठीक है, लोग कौन है, वो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था वो आप लोगों ने याद रखना है कि उसके लिए नागरिकता वाला हम लोगों को पहले लागू करना जरूरी था। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब देखो, प्रारूप समिति, इसी को मसौदा समिति भी बोला जाता है। ठीक है, मसौदा, ठीक है, समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अंदर में टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, 7, इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उसके अध्यक्ष भी थे। और इस समिति का गठन जो है वो किया गया था 29 अगस्त। प्लीज एक बार ये तारीख वापस से लिख दीजिए, 1947 को, क्योंकि ये तारीख बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आएगा ये वाला पॉइंट आप लोगों का। चलिए नाउ, संविधान पांडुलेखन समिति, भाई हिंदी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसका देखिए, मसौदा समिति, प्रारूप समिति तक सही था। हिंदी ट्रांसलेशन देखिए खतरनाक, संविधान पांडुलेखन समिति। ठीक है, वही है भाई, प्रारूप समिति की बात हो रही है यहाँ पर में, प्रारूप या मसौदा समिति। ठीक है, पांडुलेखन समिति। बताइए इसके कौन मेंबर नहीं थे? तो देखिए फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू इसके मेंबर नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अंदर में जो है आप लोगों को जो है पूरी की पूरी एक लिस्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कि कौन कौन इसके मेंबर्स थे। इसके अंदर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जो आप लोग जिनको जानते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, के टी शाह थे इसके अंदर में, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ऐसे कुछ लोग थे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसके अंदर में नहीं थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अंदर में थे ही नहीं, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में। ठीक है, या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ही नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में सदस्य। चल, अब देखिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आप लोगों का, सब्सिडरी अलायंस वाला। सब्सिडरी अलायंस वाले के अंदर में बोला गया आप लोगों को कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंदर किसने इजाद किया था? सब्सिडरी सहायक संधि, मैत्री व्यवस्था, सब्सिडरी अलायंस। मतलब कि हमारे भारत के राज्य रजवाड़ों को यह बोला गया कि तुम अपनी खुद की सेना मत रखो। ठीक है, तुम्हारे राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी, और उसके बदले में तुमको ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, खुद की सेना मत रखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम्हारे ऊपर में कोई अगर आक्रमण करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी तुमको बचाने की। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था 1798 के अंदर में, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, लॉर्ड वेलेस्ली, वो लेकर आए थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ये याद रखेंगे आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, और कब लेकर आया था ये? 1798 के अंदर में। और कूदते हुए सबसे पहला राज्य कौन सा आ गया था कि हाँ मैं बनूंगा सब्सिडरी अलायंस का सदस्य? वो था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद साम्राज्य जो है वो सबसे पहला बन गया था जो सब्सिडरी अलायंस जिसने साइन किया था। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। तो सबसे पहला साम्राज्य जिसने इसको साइन किया था, हैदराबाद। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का ये हो ही जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये।
ओके, देखिए फ्रेंड्स, सेल डाउन हो सकता है, ठीक है, हमारी एनर्जी डाउन नहीं होगी, लेकिन ओके, माइक का सेल डाउन हो गया था लेकिन एनर्जी डाउन नहीं होगी। हम लोग पूरी से यहाँ पर में एफर्ट्स लगाते रहेंगे। आप लोगों को बताना है संविधान सभा में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता की प्रारूप समिति जो थी उसका गठन कब किया गया था, बार बार आपको याद कराया, 29 अगस्त 1947 को। सभी लोग लिखेंगे, ठीक है, एकदम स्पीड में। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी शेयर कर दीजिए। 1000 से हम लोग बहुत ज्यादा पास में है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ओके, तीसरी वाली बौद्ध परिषद का बताइए जल्दी से किसकी अध्यक्षता में। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी वाली बौद्ध परिषद आयोजित करवाई थी। कौन सी वाली अशोक ने कौन सी कराई थी, पहले तो ये बताओ आप लोग जल्दी से, कौन सा परिषद का अध्यक्ष था इनमें से, कौन उस परिषद का अध्यक्ष था। तो मोगलीपुत्र तिस्सा पहली बौद्ध जो है तीसरी वाली बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। महाकश्यप पहली वाली बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। सभागामी जो है दूसरी वाली के, और वासुमित्र चौथी वाली के अध्यक्ष थे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इसको भी मैं आज के आज याद करा दूं आपको मेमोराइजर के जरिए? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बताइए, ठीक है, उसको भी मैं डाल देता हूँ, वो भी आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैं आप लोगों का ये करवाना, ठीक है। एक जस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जितने देर में आप लोगों को मैंने कहा है आप लोग देख सकते हो, उतने देर में मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ना ये बना भी दिया है क्विज, मेमोराइजर की क्विज आप सभी लोगों के लिए, आप देख सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो सेव ऑल टू स्कोर बूस्टर, बस मेरे को ये बटन दबानी है, ठीक है। और ये आप लोगों को यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सेव कर दिया। अगर आप बोलोगे कि ये करवा दीजिए सर, मैं आज के आज याद करा दूंगा आपके लिए। आप समझ जाइए, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी का पावर टीचिंग परीक्षा के पास में है आपके लिए। ये एक बहुत सुनहरा मौका है निकल जाने का आगे में, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट अगर आप बोलते हो तो मैं याद करा दूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द लॉर्ड महावीर बॉर्न? लॉर्ड महावीर या वर्धमान महावीर का जो है जन्म कहां पर में हुआ था, इनमें से कौन सी जगह पे हुआ था? तो वर्धमान महावीर जो है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि कुंडा ग्राम नाम की जगह है वैशाली के अंदर में, ठीक है। विदेहा, वैशाली जो है के पास में विदेहा नाम की जगह है, वहां पर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 540 बीसी में। तो बिहार के वैशाली के अंदर में इनका जन्म हुआ था। ओके, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है अष्टध्यायी, सारी की सारी बुक्स का भी डाल दूं मैं मेमोराइजर, सारी बुक्स जितनी भी इंपॉर्टेंट वाली बुक्स है। ओके, जल्दी बताइए आप लोग। तो अष्टध्यायी जो कि संस्कृत के ऊपर में बेस्ड बुक है, इसके लेखक कौन है जल्दी से बताएंगे आप सभी के लोग, ठीक है। तो संस्कृत के ऊपर में बेस्ड बुक है, पाणिनि जो है इसके लेखक है, अष्टध्यायी के लेखक। ओके, इसके अंदर में संस्कृत के ग्रामर या संस्कृत का जो पूरा का पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि व्याकरण जो है ना वो इसके अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। संस्कृत का व्याकरण इस पुस्तक के अंदर में, अष्टाध्यायी के अंदर में। ओके, आप बताइए गायत्री मंत्र जो है वो कहां से लिया गया, कौन सी बुक में से लिया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र कौन सी इनमें से कौन सी वाली बुक के अंदर में है? फास्ट, एकदम स्पीड में आंसर करना है आप लोगों ने, गोली की रफ्तार से। जैसे ही हमारे 1000 लाइक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं हम लोग जो है फ्रेंड्स, फिर आगे में हमारा जो पहला टारगेट है हमारा ऑस्कर याद करने का वो भी करेंगे। तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 700 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन बच्चों ने कर दिया हाथ ऊपर कर दीजिए, आप लोगों ने अपना योगदान दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की जब बात होगी आप लोगों की, तो गायत्री मंत्र जो है ओम भूम भुवः स्वः, आप लोगों ने कभी ना कभी जो है वो फ्रेंड्स सुना ही होगा, ठीक है। इसको सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो सूर्य की सावित्री है उसको समर्पित इसको माना जाता है। और ये आप लोगों का ऋग्वेद में से लिया गया है, ठीक है। सूर्य सावित्री जो है उससे आगे भाई क्वेश्चन, गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य की सावित्री जो है, सूर्य सावित्री, सूर्य की जो ओरोरा होता है ना सूरज का, ठीक है, उसको उसको समर्पित है। ओके, सूर्य देव की वाइफ के नाम से भी इसको कई बार संबोधित किया जाता है। तो गायत्री मंत्र जो है फ्रेंड्स ऋग्वेद में से लिया गया है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऋग्वेद, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद में से लिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक है। जैन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है?
अरे ऋग्वेद आपको पता है, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड है, हमारे भारत का जो वैदिक परंपरा है ऋग्वेद, ये आपको पता है। ये ज़ैंद अवेस्ता क्या चीज है, ये आप लोग बताओ मुझे जल्दी से, कौन से धर्म से रिलेटेड है? ज़ैंद अवेस्ता कौन से धर्म से रिलेटेड है? देखिए एक्चुअल में इसी कोरिलेशन की वजह से एक आर्ग्यूमेंट को बल मिलता है कि जो जरस्त्रुवादी धर्म की जो पुस्तक है, ठीक है, जिसको आप लोग हम भारत के अंदर में पारसी धर्म भी बोलते हैं, ईरान के अंदर में इसका जो है ना उद्गम हुआ था, ईरान फारस के अंदर में, ईरान में ज़ैंद अवेस्ता। तो एक्चुअल में भारत यहाँ पर में है और ज़ैंद अवेस्ता का निर्माण यहाँ पर में हुआ, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से जो वैदिक लोग थे, मध्य एशिया से यहाँ पर में आकर बसे थे, इसी वजह से ये बल मिलता है कि ऋग्वेद में भी वही सारी चीजें हैं लगभग, ठीक है, ज़ैंद अवेस्ता में भी वही है। तो ज़ैंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता होने की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो वैदिक लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। फिलिप्पो ससेट्टी नाम के एक व्यक्ति थे, मैं नाम भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, उनका नाम था फिलिप्पो ससेट्टी, फिलिप्पो, ठीक है, ससेट्टी, ठीक है। फिलिप्पो ससेट्टी एक यूरोपियन व्यक्ति थे, इन्होंने संस्कृत और यूरोपियन भाषा के अंदर में, संस्कृत भाषा में और इससे आगे अब अगर आप जाओगे यूरोपियन भाषा के अंदर में, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी सिमिलैरिटी, जैसे माँ, मदर, ठीक है, पिता, पीटर, फादर, इस तरीके से जो शब्द थे, ठीक है, वो उन्होंने उसके बीच में सिमिलैरिटी ढूंढी थी और उनका बोलना था कि भाई ये इसी वजह से है क्योंकि ये भाषाएं जो है एक तरीके से मतलब एक ही जगह से, एक ही इसकी उत्पत्ति एक ही जो है पूर्वजों के द्वारा हुई हुई है, फिर अलग अलग जगह पे फैल गए सब लोग, ठीक है। नाउ अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल के अंदर में जो है सप्त सिंधु का उल्लेख आता है। मैं देखिए आपको मैंने बता दिया था कि जो मैं इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स अब आपको करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कल पेपर पैटर्न से या आपके जो शिफ्ट है उसमें समझ में आ गया कि भाई क्या पूछने वाले हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए आप लोग कि सप्त सिंधु में सिंधु नदी का तो नाम है, ब्यास नदी का नाम क्या है, ब्यास नदी का नाम विपाश है, विपाश नदी, ब्यास नदी को विपास विपास नदी बोला गया है, झीलम नदी को वितस्ता, झीलम को वितस्ता, ठीक है। रावी नदी को परुष्णी, रावी नदी के किनारे पे 10 राजन युद्ध हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, किंग वॉर ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन युद्ध परुष्णी नदी के किनारे पे हुआ था, ये याद रखना है। चिनाब नदी को असिकनी बोला गया है, सुतुद्री बोला गया सतलुज नदी को, ठीक है, एक सरस्वती नदी, तो ये 7 नदी सप्त सिंधु कहलाती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी नदियों को उल्लेख आपको मिलता है, जैसे काबुल नदी है, ठीक है, काबुल नदी, ये सिंधु नदी के अंदर में जो है ना, ये सिंधु नदी है, यहाँ से एक नदी आती है काबुल नदी बोलते हैं आज, जिसके जिसके किनारे पे काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल उसी पे बसी हुई है, काबुल रिवर के किनारे पे, इसको कुभा बोला गया है, कुभा, ठीक है। तो कुभा नदी किसको बोला गया है, काबुल नदी को बोला गया, ये भी आप लोग याद रख लोगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का ये, और मैं आपको दिखा भी दूंगा ये क्वेश्चन की, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए आप लोगों के। आपसे पारुष्णी नदी किसका नाम है ये पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। सदा नीरा बोला है, गंडक नदी को सदा नीरा बोला गया है, शुतुद्री बोला गया सतलज नदी को, ठीक है। वितस्ता नदी झीलम को, विपास नदी ब्यास नदी को बोला गया है ऋग्वेद के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ज़ैंद अवेस्ता ईरान का धर्म है, पारस का, ठीक है, जरस्त्रुवादी या जो पारसी लोग हैं उन लोगों का ग्रंथ ज़ैंद अवेस्ता। इस क्वेश्चन का आंसर चलो आप लोग करो जल्दी से स्पीड के अंदर में, मेरे बताने के पहले आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर में कि भाई देखो पारुष्णी नदी मतलब रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, शुतुद्री नदी मतलब कौन सी नदी हो गई आप लोगों की, झीलम नदी, विपास नदी या विपाशा नदी जो है वो बोला गया है ब्यास नदी को, विपाशा, ब्यास, ठीक है। तो पारुष्णी नदी रावी नदी की है, रावी नदी का नाम है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से, तो सरस्वती नदी को घाघरा हाकरा, घग्गर हाकरा के नाम से भी जाना जाता है। आज की जो घग्गर हाकरा नदी, ऐसा माना जाता है कि वही नदी सरस्वती नदी थी पुराने जमाने की, घग्गर हाकरा। परोशनी नदी रावी नदी को बोलते हैं, शुतुद्री सतलज को बोलते हैं, विपाशा नदी या विपास नदी ब्यास नदी को बोला जाता है। तो कुभा जो है फ्रेंड्स किसका नाम है, काबुल नदी का नाम है भाई, काबुल, और काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में, ठीक है। कोई बात थी इस क्वेश्चन के लिए, आराम से आंसर कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को करो आंसर, चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर में देखिए सरस्वती नदी है, ठीक है, पारुष्णी, पारुष्णी नदी जो है वो रावी नदी है, ठीक है। सुतुद्री नदी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की सतलज नदी है, विपाशा नदी या विपाश नदी व्यास नदी है,
सरस्वती, घग्गर, हागरा है। आप लोग आंसर लगा देंगे जल्दी से, आप लोग लगाइए आंसर जल्दी जल्दी से। ठीक है, कुभा नदी कौन सी नदी है? काबुल नदी को ही ऋग्वेद में कुभा नदी बोला गया है। आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा, आई होप। ठीक है, जल्दी से इसमें चलिए। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और इसका आंसर आप लोग लगाइए, फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक्स की तरफ में आगे बढ़ते हैं हमारे। कितने लोग चाहते हैं जल्दी से मैं आप सभी लोगों को पूरा का पूरा जो है ऑस्कर अभी के अभी याद करा दूं? अगर हाँ तो बताइए, मैं अभी के अभी याद करा दूंगा आपको, और उसके बाद में जैसे ही हमारे यहाँ आप लोगों के जैसे ही आपके हम लोग यहाँ पर में 1200 प्लस क्रॉस होंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को एक अभी जो बौद्ध संगति है, ठीक है, वो भी याद करवा दूंगा। बौद्ध संगत जितने भी है वो भी ट्रिक के साथ में, वो भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पेड क्लास में याद करवा भी चुका हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। यूट्यूब पे ही अभी अभी याद करवा दूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ, एक बार जल्दी से दबा के शेयर मार दो, लाइक एंड शेयर मार दो। ठीक है, तो देखिए कुभा नदी किसका नाम है? कुभा नदी काबुल नदी का नाम है, पहला याद हो गया। ठीक है, इसके बाद में पारुष्णी नदी रावी नदी का नाम है, रावी है क्या भाई कहीं पे? यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, सुतुद्री नदी जो है फ्रेंड्स, ये आपका सतलुज नदी का नाम है। सदा नीरा, मैंने आपको बताया था सदा नीरा गंडक नदी को बोला गया, गंडक नदी सदा नीरा, गंडक नदी सदा नीरा नदी। अब बता दो आंसर क्या होगा, वो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको सारे के सारे ये बता दिया है। ओके, नाउ आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे पुराना वाला। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स वेदों की, तो वेदों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक, ठीक है, ऋग वैदिक, और एक होता है आप लोगों का लेटर वैदिक, लेटर वैदिक। लेटर वैदिक को ही उत्तर वैदिक काल बोला जाता है, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। मतलब ऋग्वेद काल के अंदर में ऋग्वेद का निर्माण हुआ, और उत्तर वैदिक काल के अंदर में, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का, इसमें ऋग्वेद का, और इसके अलावा और प्लस बाकी की जो अदर पुस्तकें हैं उनका भी निर्माण। ठीक है, तो सबसे पुराना प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला वेद है जो जिसके अंदर में संगीत के बारे में जानकारी दी गई है? संगीत, भारतीय संगीत किससे उद्गम हुआ है? ठीक है, वो भी आप बता देंगे। तो देखो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, और भारत का जो संगीत है, ठीक है, संगीत, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, सामवेद से इसका उद्गम हुआ है, ये भी आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा के लिए याद रख लीजिएगा। ठीक है, संगीत कहाँ से उद्गम हुआ है भारत का। बाकी और अगर आप बोलोगे तो मैं और भी चीजें आपको करवा दूंगा। सिक्कों पर किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? सिक्कों पर कौन सा शासक है जिसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए मस्त पैकी बैठा हुआ है सिक्के के ऊपर में। इमेज भी दिखा देता हूँ। मुझे एक चीज बताओ सच्ची सच्ची, मतलब जो गर्ल्स है, ठीक है, आप लोगों को शाहरुख सलमान खान वगैरह की याद आती होंगी ना ऐसे इसको देख के? वही है, वो मूवीज के अंदर में सलमान खान को दिखाया गया है, ठीक है, वीणा वो क्या बजाता रहता था वो, ठीक है, या कोई ना कोई हीरो है, ठीक है, रणवीर कपूर, ये वगैरह सब यही बजाते रहते हैं, तो आप लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हो उसे। लड़के भी इंप्रेस हो जाते कभी कभी ठीक है, ऐसी बात नहीं, लड़की होती है। तो समुद्रगुप्त, ठीक है, इसको सिक्कों के ऊपर में वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। ये इसको कविराज की उपाधि भी दी गई थी, कविराज, मतलब कविताएं भी बहुत अच्छी बोलता था गर्ल्स, कविताएं भी बोलता था, कविताएं भी बोलता था। आप सोचो, अब तो अच्छा लग रहा हो ना समुद्रगुप्त, कविताएं भी बोलता था। और भाई हीमैन वाले मतलब साहसी लोग तो पसंद ही है। ठीक है, इसको ऐसा बोला गया है कि इसने 100 से ज्यादा युद्ध जीते, 100 से ज्यादा युद्ध जीते, ठीक है, 100 से ज्यादा युद्ध जीते। और ये किस कैसे पता चला हमको इसके बारे में? ये सब ये पता चलता है हम लोगों को, ठीक है, हरिसेन, हरिसेन नाम का, ठीक है, एक इनका दरबारी कवि हुआ, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, हरिसेन। उसने प्रयाग प्रशस्ति के अंदर में ये सब लिखवाया है, प्रयाग, ठीक है, प्रशस्ति में। प्रयाग वैसे कौशाम्बी में मिला था वो, बाद में अकबर ने उसको प्रयागराज में लेके चले गया था। तो कौशाम्बी प्रयागराज प्रशस्ति जो है उसके ऊपर में, वो खंबे के ऊपर में वो लिखवाया उसने समुद्रगुप्त की तारीफ में। अच्छा दोस्त है समझ लो, ये वाला। अब मैं आप लोगों को उसकी फोटो दिखाता हूँ, फोटो तो देख लो यार, देखो मतलब कितना प्यारा आप लोगों को, ठीक है,
लड़कों तुम भी देखो, तुम्हारे भी मतलब मन को सुकून मिलेगा, ठीक है, कि हर वीणा बजाने वाला, तुमको नहीं आता वीणा वीणा बजाना तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो हीरो हमारा, ठीक है, आपका सपनों का राजकुमार। ओके, चलिए, तो वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया, ये याद रखना था आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मैं एक बार लाइक्स की संख्या देख लेता हूँ कितनी हो गई है। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को चलिए पहला वाला जो है एक मेमोराइजर की तरफ में लेकर चलूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी याद कर दो। क्या मेरे साथ में आप लोग ये चीज अभी के अभी चैलेंज लेते हो आप लोग कि इसको याद करके दोगे? देखिए, ऑस्कर के अंदर में, ऑस्कर 2025 इसमें क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। ऑस्कर 2025 के अंदर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो मिला है एनोरा नाम की पिक्चर को। ये एनोरा नाम की पिक्चर और द ब्रूटलिस्ट, इनकी बहुत ज्यादा धूम रही ऑस्कर के अंदर में। एनोरा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, एनोरा। उसके बाद में एनोरा की ही एक्ट्रेस है जिसका नाम है मिकी, ठीक है, मेडिसन, मिकी मेडिसन। इनको मिला है लीड एक्ट्रेस का अवार्ड। कौन सी मूवी के लिए? एनोरा मूवी के लिए। तो बेस्ट पिक्चर एनोरा, बेस्ट एक्ट्रेस एनोरा को मिला है, एनोरा की ही एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का सीन बेकर को। बेकर मतलब कुछ बनाने वाला, जिसने बनाया। बेकरी में क्या करता है बेकर? क्या करता है? पकाता है, कुछ बनाता है। तो भाई इसने एनोरा बनाया, देखो इतना अच्छा बनाया एनोरा कि उसको ऑस्कर मिल गया। ऑस्कर की जो लीड एक्ट्रेस का खिताब है वो मिकी मेडिसन को मिल गया है, ठीक है। सियान बेकर ने बेक किया एनोरा को, ऐसा याद रख लो आप लोग। याद रखने की में क्या जाता है भाई, ट्रिक से याद रख सकते हो। ओके, अब उसके बाद में बारी आती है आप लोगों की, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर की। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, ब्रॉडी। ठीक है, एक्टर लोग जो होते हैं ना उनको बॉडी बनाना बहुत पसंद है, तो यहां पर मैं आप लोग याद रख लेंगे ब्रॉडी, एड्रीन ब्रॉडी, ठीक है, द ब्रूटलिस्ट के लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रीन ब्रॉडी को। तो एक्टर ने बॉडी बनाई थी, तो ब्रॉडी बनाई थी उसने, ये याद रखना है। और इसी का शूटिंग किया, बॉडी बनाया उसने, और बॉडी का जो है वो जो कैमरामैन था उसने शूटिंग किया। छायांकन, सिनेमेटोग्राफी, मतलब वो कैमरामैन। तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है लॉल क्रॉली को। लॉल क्रॉली, क्रॉल करते, क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना, रेंग रेंग के उसने जो है वो मूवी की शूटिंग की, रेंगते रेंगते, ताकि बॉडी अच्छे से दिखे। द ब्रूटलिस्ट के अंदर में ब्रॉडी की बॉडी अच्छी दिखे। तो ट्रिक से याद हो गया आप लोगों को, बेस्ट एक्टर का ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, और उसके अच्छे से फोटो फोटो आनी चाहिए, नहीं तो भाई इतनी बड़ी बॉडी से मारेगा वो, तो अच्छी फोटो आनी चाहिए। तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मतलब अच्छा छायांकन, अच्छा कैमरामैन लॉल क्रॉली को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए। अच्छा, एनिमेशन, एनिमेशन में क्या होता है? एनिमेशन फ्लो, फ्लो चल रहा है एनिमेशन का, एनिमेशन में फ्लो, फ्लो फ्लो में एनिमेशन निकल जाता है, ठीक है। तो एनिमेटेड फिल्म फ्लो है, फ्लो, ठीक है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म फ्लो। अभी आप लोगों को सारा का सारा करवा, तो ध्यान से समझना है आप लोगों ने। उसके बाद में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड। आप कोई और जमीन पे जाके डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो क्या? चाइना में जाके डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो क्या आप चाइना के खिलाफ? या चाइना वाले इंडिया में आके इंडिया के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं क्या? नो अदर लैंड। आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है अपने लैंड पे बनाओ भाई, कोई दूसरे लैंड पे जाके नहीं, कोई दूसरे जमीन पे जाके नहीं। अच्छा, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, ये देखो अपने वालों को ही दे रहे थे वो लोग, सारे के सारे हॉलीवुड वालों को। अपन इधर में खड़े थे इंटरनेशनल वाले लोग, फिर बोले इंटरनेशनल में कोई है क्या? तो अपन ने बोला अरे हाँ, आई एम स्टिल हियर, आई एम हियर, आई एम स्टिल हियर, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, ठीक है। तो इंटरनेशनल फिल्म का आई एम स्टिल हियर को, नहीं तो इंटरनेशनल को तो भूल ही गए थे, ये अमेरिका वालों को ही दिए जा रहे थे सारे के सारे लोग, ठीक है। बिल्कुल, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, लाइक करो सभी लोग जल्दी जल्दी से। यहाँ पर में विधि जी बोल रहे हैं। ओके, ये हो गया याद। अब कराओ मैं आप लोगों से एक गेम खेलेंगे आप लोग। देखो बेस्ट जो है आपकी एनिमेटेड फ्लो, सिनेमेटोग्राफी और एक्टर का, ठीक है, द ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है, एक्टर का एड्रिन ब्रूडी को, और लॉल क्रॉली को सिनेमेटोग्राफी का। डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड, भाई अपने लैंड पे ही बनाएंगे, दूसरे की लैंड पे नहीं बनाएंगे डॉक्यूमेंट्री। इंटरनेशनल फिल्म, हाँ भाई मैं भी हूँ, मैं भी हूँ करके, आई एम स्टिल हियर। ओके, एनोरा मूवी को सबसे अच्छी मूवी का खिताब मिला है। एनोरा के डायरेक्टर है सियान बेकर, उनको एनोरा के लिए बेस्ट डायरेक्टर का। मिकी मेडिसन है एनोरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का। चलिए, अब आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ एक सुहाने सफर पर। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा ने, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यार से, ठीक है, एक
बहुत अच्छा वाला एक फीचर डेवलप किया है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में कि इतने सारे आप लोगों के लिए हमने क्या किया है, चीजें बनाई है। देखिए 365 दिन के सारे डेज का आप लोगों के लिए सेक्शंस बना दिया है। आप बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल के क्विज के माध्यम से याद कर सकते हो। सारे पेड स्टूडेंट्स को दे दिया गया। जितने भी बच्चे नहीं जुड़े अभी भी जुड़ जाइए जल्दी से। पद्मा अवार्ड फॉर पर्सन टू अचीव, कंप्यूटर के शॉर्टकट्स, बाल साहित्य, ठीक है, इन्वायरमेंट के लॉज, स्कूल्स एंड फिलोसफीज आप लोगों की, ठीक है, जैसे कनाद वगैरह वाला। स्कोर बूस्टर के अंदर में मैं खुद डाल रहा हूँ। इसके अंदर में देखो मैंने ओशियन के डाला, ओशियन करंट के, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ग्रैंड स्लैम के टूर्नामेंट, फिल्म फेयर, फिल्म अवार्ड जो है आपके, ग्लोबल यूपीआई वाला जो था, यूपीआई कौन सा देश सबसे पहला बना था, अभी कौन सा देश बना है, मिलिट्री एक्सरसाइज डाल दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट डाल दिया है, बुद्धिस्ट काउंसिल भी अभी अभी जस्ट डाला है। तो क्या आप लोग तैयार हो, ठीक है, फिल्म अवार्ड के लिए? चलिए गेम खेलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तैयार हो आप लोग? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में हम लोग गेम चालू करते हैं, ठीक है, लेकिन सभी लोग पूरा गेम खेलेंगे, ठीक है। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म? एनिमेटेड, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बता रहे भाई, क्वेश्चन पढ़ने तो पूरा। एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? फ्लो। अरे बाबू, ठान गया टापू। ठीक है, फ्लो है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? बेस्ट फिल्म, बताया ना, सबसे अच्छी फिल्म बेक किया है सियान बेकर ने। सियान बेकर ने सबसे अच्छी फिल्म, तो बेकर ने एनोरा बनाया है। द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर बना है ब्रूडी। और इसके अलावा आप लोगों का जो बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला है लॉल क्रॉली को। तो बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? एनोरा। और फ्लो जो है वो एनिमेटेड, बेस्ट एनिमेटेड, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया। यही है पक्का, पक्का यही है, 100% यही है। चलिए, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है? बताइए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। तो भाई देखो, डॉक्यूमेंट्री बनाना है तो अपने खुद के लैंड पर बनाओ, खुद के जमीन पर बनाओ, किसी और के जमीन पर जाके नहीं बनाना है। फ्लो को मिला है बेस्ट, देखो फिर से रिवीजन, फ्लो को मिला है बेस्ट एनिमेटेड मूवी का, एनोरा को मिला है आपका बेस्ट पिक्चर का, नो अदर लैंड को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल? बेस्ट एक्टर, बॉडी से याद करो, बॉडी से याद करो सभी लोग। और मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, ताकि मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे आपको करवा दूं। मैं इस तरीके से सब कुछ याद करवा सकता हूं आप लोगों को, अगर आप लोग साथ हो तो। मुझे यहाँ पर मैं दिखना चाहिए 1200 प्लस बच्चे, तो मैं आगे का फिर आप लोगों को ये भी याद करवा दूंगा आपके बुद्धिस्ट काउंसिल वाले। अदरवाइज मैंने पेड क्लास में तो डाल ही दिया है। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं पेड ऐप के अंदर में, वो लोग जुड़ सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। तो मुख्य भूमिका अभिनेता का जो है वो ब्रोडी, द ब्रूटलिस्ट के लिए। खा ले जलजीरा। सर्वश्रेष्ठ छायांकन, सिनेमेटोग्राफी या छायांकन मतलब वो कैमरामैन, वो बॉडी अच्छे से आनी चाहिए ना, अच्छे से कैमरे से पूरा बॉडी अच्छे से आनी चाहिए, तो वो ब्रोडी, एंड्रीन ब्रोडी, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है, उसका फोटो अच्छे से आना चाहिए। तो लॉल क्रॉली ने, ठीक है, क्रॉल कर करके बिल्कुल एकदम रेंगते रेंगते उसने छायांकन लिया या सिनेमेटोग्राफी किया या कैमरे से शूट किया है ब्रूटलिस्ट के लिए। लॉल क्रॉली को क्रॉल करते करते। ये है भारत की तोप, हमारी सबसे बड़ी तोप। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? इंटरनेशनल, हम भी है इंटरनेशनल। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बता रहे, ठीक है, आई एम स्टिल हियर। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। ये फीचर जितने भी पेड स्टूडेंट्स है उन सभी को मिल चुका है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। ये तो मैं गेमिफिकेशन वाला बता रहा हूँ, नॉर्मल क्विज में भी आपको मिलता है ये, ठीक है, सर्वाइवल मोड के अंदर में भी मिलता है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे जुड़ चुके हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं, प्लीज जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि आप ज्यादा लंबे समय तक इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सके। बताइए, आपको बताना है कि द ब्रूटलिस्ट फिल्म से जुड़े व्यक्तियों को किन 2 पुरस्कारों में जीत हासिल हुई है। देखो, बेस्ट पिक्चर का तो एनोरा को मिला है, तो ब्रूटलिस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको एलिमिनेट करो। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो एनोरा की जो है मिकी मेडिसन को मिला है, ठीक है, इसको भी एलिमिनेट करो। बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है, ये बिल्कुल सही है, तीसरा वाला सही है। चौथा वाला क्यों गलत है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला है नो अदर लैंड को, और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म को आई एम स्टिल हियर को। नन ऑफ द अबव। भाई पूरे ऑप्शन याद हो गए, ठीक है। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। हाँ बिल्कुल, कर भी देना चाहिए आप लोगों को, सारे बच्चों को आईएएस घोषित कर दो हमारे। अभिनेत्री कौन है? तुम्हारे मामा की बेटी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एनोरा फिल्म के लिए मिकी मेडिसन को मिला है, क्योंकि एड्रिन ब्रॉडी जो है तो लड़का है, बॉडी बनाया था लड़के ने द ब्रूटलिस्ट के लिए। फ्लो तो एक मूवी है, एनिमेटेड मूवी। आई एम स्टिल हियर भी इंटरनेशनल फिल्म है। मिकी मेडिसन। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। एनोरा को इंडिविजुअल और बाकी अवार्ड्स मिला के कौन कौन से अवार्ड मिले? सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे आप सभी लोग। और पेड आपके इसमें सारा का सारा अपलोड कर दिया है। इवन मैंने अभी के जस्ट आपसे बात, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने सारे जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी सारे उसमें डाल दिए हैं, और इसके अलावा जितने और बाकी के जो चीजें हैं वो भी मैं डालते जा रहा हूं उसके अंदर में एक एक करके। तो देखिए, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो को मिला है, तो एनोरा का नहीं है, इससे लेना देना। बेस्ट एक्टर ब्रोडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए, इससे भी लेना देना नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर दो। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म आई एम स्टिल हियर को मिला है। बेस्ट पिक्चर एनोरा को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल माइकी मेडिसन को, एनोरा के लिए। बेस्ट डायरेक्शन सियान बेकर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ठीक है। बात तो सही है। हु रिसीव द अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन? अब तो चलो बार बार बता दिया मैंने आपको, बताइए। कैसे जुड़ सकते हैं सर इस आपके पेड क्लास में? फ्री है ये, अभी जो भी बच्चा 1 तारीख से पहले पहले जुड़ जाएगा उन सब लोगों के लिए फ्री है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? बेक किया उसने एनोरा को, तो एनोरा के लिए। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको मैंने याद करा दिया। और आप खुद से सोचिए कि अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें, डेली ये गेम खेले, डेली आप लोग करते रहे, तो कितना आसानी से जीत जाएंगे। देखिए आप लोगों को नीचे में यहाँ पर मैं नंबर भी दिख रहा हूँ, 7611101101 9697884444। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे डायरेक्टली जाकर भी जुड़ सकते हो, ठीक है। केवीएस का क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है केवल 249 रुपीज के अंदर में, ठीक है। और फुल कोर्स भी अवेलेबल है इनके अंदर में, आपके सारे के सारे इसमें ये सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा करिए। जो बच्चे जुड़ चुके हैं मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसकी प्रैक्टिस करिए, आपके लिए जो डाला हुआ है। जैसे नीतू यादव जी बोल रहे हैं कि वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बच्चे हैं डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आगे में भी आप सभी लोगों ने करते रहना है। और भी फीचर्स है जो आप लोगों के लिए हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, गुड। कुमारी संध्या जी बोल रहे जी बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। देखिए जो बच्चे यूज कर रहे हैं उन्हीं के रिव्यूज आप देख लीजिए कि उनको कितना मजा आ रहा है। ओके, तो आप सभी लोगों ने भी इसको अच्छे से यूज करिए आप लोग। और मैं बता रहा हूँ इससे आपकी पढ़ाई 50 गुना अधिक तेज हो जाती है, सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने वहां पर मैं आप लोगों के लिए अभी मैंने आपसे कहा था कि 1200 प्लस हो जाएंगे, तो मैं आपको ये भी करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हो कि इतनी सारी चीजें आपके लिए डाल रखी है, पूरा का पूरा। ये देखिए स्कोर बूस्टर में ही मैंने 9 अलग अलग ये भी डाले, और डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, धीरे 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 और डालते जा रहे हैं,
ठीक है। तो स्कोर बूस्टर के अंदर में मैंने आप लोगों के लिए इंटरिम गवर्नमेंट भी आज डाल के रखा था कि अगर आप लोग अच्छे से शेयर करोगे तो मैं इसको ये भी करवा दूंगा और बुद्धिस्ट काउंसिल भी, बट कोई बात नहीं, ठीक है, कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जैसे टारगेट कंप्लीट होगा हमारा। तो आप बाकी जो पेड स्टूडेंट है वो लोग जाकर उसको फ्रेंड्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को मजा आएगा उसके अंदर में, ठीक है। तो प्लीज उसको अच्छे से करिए आप लोग। तो अभी के अभी जाकर, चाहे अभी के अभी जाकर कर लो, मेमोराइजर के अंदर में जाकर अभी के अभी कर लो आप लोग, ठीक है, अभी के अभी जाकर कर लो, कोई इशू नहीं है। जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं आप आगे ही बढ़ोगे, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं 7611101101 9697884444 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे डायरेक्टली जाकर भी आप लोग जुड़ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच।